नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम आपको एक गरीब परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया अंत तक बने रहे। एक बार एक गरीब आदमी था जिसका नाम सुरेश था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम ममता था। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम सिया और लड़के का नाम रोहित था। उन्होंने बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? हाँ माँ, यहाँ पर इतना अंधेरा है और यहाँ पर इतनी बदबू भी है। माँ कहती है, कोई बात नहीं बच्चे, ये तो बस आज की परेशानी है। बच्चे कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज के लिए ही यहाँ पर रहना है, फिर कल हम कहीं और चले जाएंगे और हम कल कहीं और रहने चले जाएंगे। हम नए घर मिल जाएंगे, बताओ। पापा इन मासूम सवालों का सिया और रोहित के माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर जब बच्चे काफी देर तक एक ही सवाल दोहराते रहे तो आखिर में उनकी माँ ममता चिढ़ गई और बोली, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि नए घर में जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं और हमारे पास वो नहीं है, समझ लो। तुम सब अब चुपचाप सो जाओ। बच्चे कहते हैं, लेकिन माँ तुमने ही तो अभी कहा था कि ये तो बस आज की परेशानी है। ममता कहती है, मेरा मतलब था कि तुम्हें आज के लिए ही यहाँ पर रहना मुश्किल होगा, इसके बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, फिर ये अंधेरा और ये बदबू तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मेरे बच्चों, ये कहते हुए ममता की आंखों में आंसू थे, जिसमें शायद उसके बच्चों ने भी छुपे दर्द को महसूस किया था। इसीलिए वो दोनों फिर बिना कुछ बोले चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। सुरेश कहता है, इस शहर में हम क्या सोचकर आए थे, लेकिन हुआ कुछ और। ममता बोली, पर आज जो हुआ और जो होना था वो हो गया। ज्यादा मत सोचो, अब सो जाओ। कल उठोगे और सोचोगे कि आगे क्या करना है। पर उन दोनों पति पत्नी की आंखों में नींद थी। सुरेश बिना पलक झपकाए उन पलों को याद कर रहा था जो अभी कुछ घंटे पहले ही बीते थे। सुरेश का परिवार सेठ धनीराम के घर में किराए पर रहता था, लेकिन काम न मिलने और एक पैर खो जाने की वजह से वो लोग सेठ का किराया नहीं दे पाए थे। सुरेश ने धनीराम सेठ से कहा, कुछ तो रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे मुझे क्या पता कहाँ जाओ, मेरा कमरा आज खाली चाहिए, चलो जल्दी से सारा सामान बाहर निकालो। ममता बोली, सेठ जी हम तुम्हारे कमरे का किराया दे देंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। आप इतने अमीर होते हुए भी इतना छोटा दिल मत दिखाओ, हम पर कुछ दया करो। सेठ बोला, अगर हम आप जैसे भिखारियों पर दया करते रहेंगे तो एक दिन हम भी आप जैसे बन जाएंगे, और मुझे भिखारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या आप ये समझते हैं? सेठ धनीराम, जिनकी कपड़ा मिल में सुरेश मजदूर था, लेकिन जब से सुरेश ने सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया, सेठ धनीराम ने सुरेश को परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक पैर न होने के कारण सुरेश की हालत बहुत खराब थी, काम की गति धीमी हो गई थी। ऊपर से जिस कमरे में अब तक सुरेश और उसका परिवार रह रहा था वह भी सेठ ने सुरेश को किराए पर दिया था, लेकिन इलाज और दवाओं के कारण इस बार सुरेश को कमरे का किराया देने में थोड़ी देर हो गई। सुरेश बोला, सेठ जी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरी हालत के बारे में जानने के बावजूद आप हमें घर से निकाल रहे हैं, आप वास्तव में बहुत क्रूर हैं। सेठ धनीराम बोला, हाँ भाई मैं ऐसा ही हूं, और अब जब आपको मेरी इस खूबी के बारे में पता चल गया है तो यहां से चले जाओ और अपना चेहरा दोबारा तभी दिखाओ जब आपकी क्षमता मुझे भुगतान करने की हो, समझे? सुरेश और उसके परिवार को बेइज्जत करने के बाद सेठ धनीराम और उसके आदमी वहां से चले गए। दरअसल सुरेश और उसके परिवार के पास सामान के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था उसके लिए वे दोनों अपने बच्चों के लिए कई घंटों संघर्ष करते रहे। लेकिन सुरेश की हालत को देखते हुए न तो किसी ने उसे काम दिया और न ही सिर छुपाने के लिए छत। सुरेश अपनी पत्नी से बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम नाले के नीचे हैं, पर यह जगह इतनी भी बुरी नहीं है। कल मैं इस जगह को अच्छे से साफ कर दूंगा, उस कोने में मिट्टी का गड्ढा है, चूल्हा बना दूंगा और यहां लेटने का इंतजाम कर दूंगा। ममता बोली, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरेश बोला, नहीं आज नहीं तो कल दिक्कत होगी, हमें ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। ममता बोली, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सुरेश बोला, ये जगह सरकार की है। ममता बोली, और सरकार को कैसे पता? हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें यहाँ से कौन निकालेगा? सुरेश बोला, हमें खुद ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर कभी सूखे नाले में फिर से पानी भरने लगा तो यहाँ से कई सालों से कोई जल निकासी नहीं हुई है, इसीलिए ये जगह सूखी है, पर हमेशा ऐसा नहीं रहता। हम तब तक इंतजाम करेंगे और फिर देखेंगे। ममता बोली, अब ये सब मत सोचो, बस ये सोचो कि ये जगह तुम्हारी है। ठीक है, अब तुम सो जाओ। सुरेश बोला, कल सुबह मैं फिर बाहर जाऊंगा और कुछ काम ढूंढने की कोशिश करूंगा और कुछ खाने को भी लाऊंगा। तुम बच्चों के साथ मिलकर इस जगह को साफ कर दो, तब तक तो ठीक है। ममता बोली, हाँ ठीक है। और इस तरह से यह गरीब परिवार उस सूखी नाली के नीचे बस गया। बच्चों को खेलने के लिए बहुत जगह मिल गई तो वे भी खुश थे, लेकिन फिर भी एक बहुत गंभीर समस्या थी, बच्चे भूखे थे। माँ से बोले, माँ पिताजी खाना लेकर कब आएंगे? ममता बोली, बेटा आते ही होंगे,
ममता अब बच्चों के भूखे चेहरे नहीं देख सकती थी। उसने निश्चय किया कि वो बाहर जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढेगी, पर ऐसा करने से पहले ही दूसरी मुसीबत मंडराने लगी। सुरेश आ गया था। ममता बोली, तुम आ गए, हम बहुत डरे हुए हैं। ये कैसी आवाज है? ऊपर क्या हो रहा है? सुरेश बोला, क्या बताऊं ममता, बहुत तेज बारिश हो रही है, ऊपर हर तरफ पानी ही पानी है, ऐसा लग रहा है जैसे सब बह जाएगा। ममता बोली, ऊपर इतना पानी है तो क्या यहां आएगा? सुरेश बोला, कोई खतरा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस नाले का ढक्कन बहुत छोटा है और कई सालों से बंद रहने के कारण जाम हो गया है। मुझे इसे खोलने के लिए हर बार बहुत जोर लगाना पड़ा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पानी का बहाव उस ढक्कन को खोल पाएगा। ममता बोली, भगवान का शुक्र है, ये सच है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। देखो ये अमीर लोग कितने पैसों में जीते हैं, किसी ने हमारी मदद नहीं की और भगवान ने उन्हें उसी बात की सजा दी। अब उनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। ममता बोली, मैं हमेशा दूसरों के बारे में बात करती थी। सुरेश बोला, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि हमें ऐसे समय में सबकी मदद करनी चाहिए। ममता बोली, यानी हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? देखो ममता, मेरी बात ध्यान से सुनो। दरअसल ये नाले पानी की निकासी के लिए ही बनाए गए हैं। खासकर जब बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो इन नालों के जरिए पानी को निकाला जा सकता है और बाढ़ के पानी को कम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें नाले का ढक्कन खोल देना चाहिए। ममता बोली, तुम यह क्या कह रही हो? पानी भर जाएगा और फिर हम कहाँ रहेंगे? जरा बच्चों के बारे में सोचो, और तुम ये सब उन लोगों के लिए करना चाहते हो जिन्हें हमारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश बोला, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, तो मुझे लगता है हमें अपनी सोच क्यों बदलनी नहीं चाहिए? शहर की भलाई के लिए हमें ये करना चाहिए। ममता बोली, लेकिन हमारी जान को भी खतरा है। सुरेश बोला, नहीं, मैं ढक्कन खोलते ही तुम्हें और बच्चों को बाहर निकाल लूंगा और तुमको कुछ देर वहीं रुकना पड़ेगा। पानी के साथ साथ अगर कोई बह गया तो उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाढ़ की चिंता मत करो, पानी उतरते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। ममता सुरेश का आत्मविश्वास और अच्छी सोच देखकर हैरान थी और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा सुरेश ने कहा था। सबसे पहले ममता और बच्चों को बाहर निकाला गया और इसके साथ ही बाढ़ का पानी उसी रास्ते से गुजर गया। नाला तेजी से भरने लगा। इसके बाद भी सुरेश ने कई लोगों की जान बचाई और आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद बाढ़ का स्तर कम हुआ और शहर से बाढ़ का खतरा टल गया। सुरेश भी सुरक्षित नाले से बाहर आ गया, लेकिन अब वो और उसका परिवार एक बार फिर बेघर हो गए थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक मंत्री सुरेश से मिलने आए। वह सुरेश से कहते हैं, मैं इस राज्य का गृह मंत्री हूं। सुरेश बोला, जी सर, मैं आपको जानता हूं। नमस्ते सर। मंत्री बोले, नमस्ते। मंत्री ने कहा, लेकिन सुरेश जी, अब आप हमसे भी ज्यादा मशहूर हो गए हैं, क्योंकि जिस बहादुरी से आपने इस शहर को बचाया है उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सुरेश बोला, लेकिन आपको वो सब कैसे पता? मंत्री बोले, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा शहर इसके बारे में जानता है। दरअसल जब बाढ़ आई तो हर तरफ हाहाकार मच गया था, लेकिन जब अचानक पानी का स्तर अपने आप गिरने लगा तो हर कोई ये जानने की कोशिश करने लगा कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। फिर हमारे सारे सवालों के जवाब उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिल गए जो उस गटर के अंदर और बाहर लगे थे जिसमें आप थे। आप शहर के हीरो हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग इस गटर के अंदर क्या कर रहे थे? फिर सुरेश ने अपनी पूरी कहानी मंत्री जी को बताई और फिर मंत्री ने कहा, आपकी कहानी हैरान करने वाली है। शहर ने आपके साथ जो किया और फिर उसके जवाब में आपने जो किया वो वाकई बड़ा अनोखा था, लेकिन अब हम अपने शहर की गलती सुधारें। आइए सुरेश जी, आप हमारे साथ चलिए। सुरेश बोला, लेकिन कहाँ साहब? मंत्री बोला, अपने नए सरकारी घर में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि कल से आपको काम पर भी जाना है। अरे भाई, कल से आपकी सरकारी नौकरी लगी है, आप हमारे विभाग में काम करेंगे। सुरेश बोला, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सब कुछ बदल चुका था। अब ना तो सूरज बेरोजगार था और ना ही उसका परिवार बेघर था। फिर सुरेश और ममता और उनके बच्चे खुशी खुशी अपनी सरकारी घर में रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल फिर हाजिर होते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।